नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भुना बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित सिल्वर बेंडिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सिल्वर बेंडिंग का शाब्दिक अर्थ होता है शादी की 25वीं वर्षगांठ। इस शादी की 25वीं वर्षगांठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि परंपरावादी विचारधारा और आधुनिक विचारधारा का जो आपसी द्वंद्व है, एक परिवार में वैचारिक स्तर पर किस तरह से मतभेद हैं, उस मतभेद को इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जो समय है काफ़ी आधुनिकताओं का समय है। नए परिवेश में, नए वातावरण में लोग जल्दी अपने आप को उस नए वातावरण के साथ ढालना नहीं चाहते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू जो नए वातावरण के साथ उनके बच्चे रहना चाहते हैं, लेकिन वह नए वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। और उनके बच्चे जो हैं सदियों से चलने वाले जो व्यवस्था है, परंपरावादी व्यवस्था, जो उनके पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी उनके बच्चे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में एक परिवार में दो गुट बन जाते हैं। एक तरफ यशोधर बाबू और दूसरी तरफ उनके 3 लड़के और 1 लड़की और उनकी खुद की पत्नी भी उनके साथ उस नई व्यवस्था और परंपरावादी व्यवस्था के बीच में जो टकराव की स्थिति है वह बनी हुई है। यशोधर बाबू जो एक दफ्तर में बड़े बाबू के पद पर काम करते हैं और इस तरह से बड़े बाबू के पद पर काम करने के साथ ही साथ वह काफ़ी कठिनाइयों से अपने समय को व्यतीत किए हुए हैं। वह व्यतीत किए हुए समयों को याद करते हैं कि किस प्रकार से 10वीं में जब थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है और वह उतने कम उम्र में नौकरी की तलाश में वह अल्मोड़ा से दिल्ली आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात किशनदा यानी कृष्णा पांडे नाम के व्यक्ति से होती है, जो अपने ही सचिवालय में उन्हें नौकरी दिलाते हैं। पहली उम्र इतनी कम होती है कि नौकरी मिलती ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वह उन्हें रसोइये के रूप में अपने सचिवालय में काम दिलवाते हैं। बाद में धीरे धीरे वो दफ्तरी जीवन में उनका प्रवेश करा लेते हैं। आज वही यशोधर बाबू उस कुर्सी पर आके बैठ गए हैं जिस कुर्सी पर कभी किशनदा या कृष्णा पांडे पहले बैठते थे। उनके रिटायर होने के बाद यशोधर बाबू का प्रमोशन होता है और वह उस सचिवालय के सबसे बड़े बाबू के रूप में पद आसीन होते हैं। आइए, यशोधर जी चाहते हैं कि समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना और जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। इस तरह से कहते हैं कि समाज का यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, क्योंकि वह काफ़ी सहनशील व्यक्ति होते हैं और आदर्शपरक होते हैं और परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। तो यशोधर बाबू का यह प्रयास होता है कि समाज उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति माने, लेकिन कैसे माने। यशोधर जी कहते बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें। कहते जब मेरे बच्चे ही मेरी बातों का आदर नहीं करते हैं, घर के किसी काम में मेरी सलाह भी नहीं लेते हैं, सलाह लें जिस तरह किशनदा से लिया करता था। जिस तरह से कोई भी यशोधर बाबू काम करते थे तो किशनदा से सलाह जरूर लेते थे, लेकिन आज यशोधर बाबू बच्चे यशोधर बाबू से किसी प्रकार का सलाह नहीं लेते। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। यशोधर बाबू की जो प्रवृत्ति है वो डेमोक्रेट मतलब लोकतंत्र जैसी प्रवृत्ति है। वह कभी भी यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। वह समझते हैं कि यह ना हो कि बच्चे हमारे कहे हुई चीज़ों को पत्थर की लकीर समझें, लेकिन फिर भी लोगों में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा,
जिसके मन जैसा आए करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूशन ठहरा नहीं। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही एक बात पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। अब बच्चे यही उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? बब्बा आप तो हद करते हैं, जो आप बात जानते ही नहीं हैं आपसे क्यों पूछें? आप जिस बात को जानते नहीं वो उस बात के लिए आपसे क्यों पूछें? फिर उस दिन वह प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से प्रस्ताव करते कि दूध GH डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर लेंगे। लेकिन हम कर लेंगे, लेकिन इस तरह से बार बार इस तरह से यशोदा बाबू सोचते हैं कोई उनके बच्चे करें। बेटों से खुद उन्होंने कहा कि तब एक दूसरे से कहने लगे तू किया कर, नहीं करता। इतना कोहराम मचा, लड़के ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा। और इस तरह से जब यशोधर बाबू घर के किसी काम के लिए अपने बच्चों से कहते, तो ऐसे स्थिति में जब कहते तो घर के में बच्चे जो होते हैं वह आपस में एक दूसरे को कहना शुरू कर देते, तू कर ले, वह कहता है आप कर लीजिए। तो इस तरह से यशोधर बाबू ने देखा कि ये तो घर में ही काफ़ी काम करने के लिए दिक्कत आ रही है। तो ऐसे दालें लाना, पहाड़गंज सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। और इस तरह से एक आध बार बेटों ने से खुद उन्होंने ही कहा, तब एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर तो। और इस तरह से यशोधर बाबू कभी कभी बच्चों से अपने कहते कि यह काम आप कर लीजिए, तो बच्चे उनके कहते थे एक दूसरे पर कि आप तुम कर लो। इस तरह से यशोधर बाबू के बच्चों में काम के लिए काफ़ी समय का अभाव होता है। और इस तरह से कहानी इस तरह से इतना कोहराम मचा, लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने एक विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया, तब से बच्चों का यह प्रसंग में ये कई वक्तव्य है। बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। हमेशा उनका बड़ा लड़का कहता है, पापा मुझे समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। और ईजा को भी आराम हो जाएगा। और कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। कमाऊ बेटा यह भी कहता कि नौकर के पैसे की चिंता मत करें, उसकी तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू की यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस समय इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी कारपेट बिछवा रहा है और कभी पर्दे लगा रहा है। और इस तरह से यशोधर बाबू कहते हैं कि अपने वेतन का अपने ढंग से काम कर रहा है। कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप
वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज, क्या हुआ है क्या? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया है। अब बच्चे, अब अच्छी रही, यह अच्छी रही, अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर भी चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुद ही हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अभी भी साबुत खड़े थे। उन तीनों में से एक को अब तक एक सिलसिला आवाज़ किए हुए है। बाहर बदरंग तस्बी में उनका नाम लिखा है YD पंत। और इस तरह से इस क्वार्टर के पास आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए। क्वार्टर के बाहर एक और कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जल रही थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा और कह रहा था, गिव आई वार्म रिगार्ड टू योर फादर। और इस तरह से यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे और लौंडे मोंडे उनकी माया नहीं यही जाने, यही सब करते हैं पैसा कमा के। यह यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहब को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी। लड़की जीन और बगैर बांध का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मरतबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है कि वह सिर्फ पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों पर गिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम। समहाउ इम्प्रॉपर मतलब होता है सब कुछ ठीक नहीं, यह सब ठीक नहीं। इसमें इसका अर्थ यही दिया है। आधुनिक युग के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहें। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बप्पा तो यह CD टाइपों से ही मिक्स और LDC टाइपों से मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अभी भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बेटे ने झिड़की सी सुनाई, जिसकी से बब्बा आप तो हद करते हैं,
सिल्वर बेंडिंग के दिन 8:30 बजे तक पहुँचते हैं, अभी तक मेरे बाप साहब की राह देख रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सिल्वर बेंडिंग कब से माने होने लगी है? यशोधर बाबू पूछते हैं। शर्मीली हंसी हंस दी और पूछ लिए, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा। भूषण कहता है, जब से तुम्हारा ये बेटा 1,500 रुपये महीना कमाने लगा। यह टिप्पणी भी चंद्रदत्त तिवारी जी की से इसी साल एमए पास हुआ है। अदूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथा वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंशन अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। फिर होता क्या है आप देखेंगे, मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले यशोदा बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि यह क्या हुई है, समहाउ में मेरी तो समझ में आता कि इनकी क्या ज़रूरत थी। इसलिए उन्हें कभी इस बात से थोड़ी खुशी भी होती कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान दिया जा सकता है। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। कहते हैं गैस की रोटी बनी हुई समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं है। और कि इस पर बनी रोटी मुझे समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं है। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। ऐसी समाज की मानसिकता जिनके पास गैस न उनको चपरासी श्रेणी का माना जाता है। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना किसके बारे में बता रहे हैं? फ्रिज के बारे में। बासी खाना खाना आदि आदत नहीं ठहरे और ठहरा इसी काम का ही। सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन अनुभव करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि सिल्वर बेंडिंग अपनी सिल्वर बेंडिंग की भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर तथा उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है।
और इस तरह से वह कहते हैं कि जिनकी शादी में इतनी गरीबी थी कि लड्डू नहीं बन पाए, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा उधार लेकर उन्होंने अपनी शादी की। आज उनके सालगिरह पर 4 किस्म की मिठाइयाँ यहाँ पर खाने के लिए उपलब्ध हैं। और इस तरह से यशोधर बाबू अपनी जीवन की यथा को वृत्तांत को बताने का प्रयास करते हैं। आगे वो बताते हैं कि तभी गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बास को भी बुला लूँगा इसी बहाने। और इस तरह से गिरीश कहते हैं। और यहाँ तक हम यह देखते हैं कि यशोधर बाबू जो फिर पार्टी में अनायास रुपये खर्च होते हैं उनके बेटे के द्वारा, उसका सख्त विरोध करते हैं। लेकिन उनका बड़ा बेटा कहता है कि घर में फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा इत्यादि सामान न हो तो फिर इन पैसों का क्या मतलब। और इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम आपको पुनः